पिछले 40 साल से इंडिया का पॉलिटिकल मैप पर एक स्टेट ऐसा था जिसे जीतने की किसी ने भी दिल्ली की पावर ने सोचा भी नहीं था। और जब सोचता था तो उन्हें इम्पॉसिबल ड्रीम लगता था। 34 साल का वो ब्रूटल रूल और उसके बाद दीदी का एक ऐसा इम्पेट्रल फोर्ट्रेस जहां बीजेपी का ट्रेडिशनल इलेक्शन मशीनरी घुसने से पहले ही दम तोड़ देता था। बंगाल में रिलीजन नहीं लैंग्वेज चलता है। बीजेपी यहाँ कभी नहीं आ सकती, ये कुछ लोग का कहना था। लेकिन आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो सिर्फ एक स्टेट्स का इलेक्शन रिजल्ट नहीं आया, एक पूरा जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम का क्रैश हो गया है। 180 सीट बीजेपी ने बंगाल में टीएमसी को 105 पर लाकर पटक दिया है। और आज तक जो लोग टीवी पर बैठे सिर्फ ईवीएम और इलेक्शन कमीशन का रोना रो रहे थे, वो तुम्हें असली सच नहीं बताएंगे। हम तुम्हें एक हॉस्टाइल टेक ओवर की मास्टर क्लास देंगे। कैसे 27 लाख वोटर्स के नाम सिस्टम से साफ किए गए, जिसने एक्सपर्ट एसआईआर फॉर्मूला बोलते हैं। कैसे 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेस का यूज करके ग्राउंड लेवल वायलेंस को पैरालाइज किया गया। और सबसे बड़ा सवाल, अब जब बंगाल का बॉस बदल गया है तो इंडिया की इकोनॉमी और तुम्हारे जेब पर किसका डोमिनो इफेक्ट पड़ने वाला है। वेलकम टू डार्क रियलिटी ऑफ बंगाल एडिशन। किसी भी बड़े बिजनेस या स्टेट को गिराने के लिए तुम्हें उसकी फाउंडेशन को समझना पड़ेगा। और यहाँ फाउंडेशन है ममता बनर्जी, जो कोई नॉर्मल पॉलिटिशियन तो है नहीं। वो एक स्ट्रीट फाइटर थी जिसने सीपीएम के ब्रूटल कैडेट सिस्टम को उसी के गेम में हरा दिया। उनका नेटवर्क इतना डीप था कि गलम पंचायत से लेकर कोलकाता के बड़े क्लब्स तक उनका एक माइक्रो मैनेजमेंट मॉडल चलता था। लेकिन हर बड़े एम्पायर में एक फ्लॉ होता है, और टीएमसी का फ्लॉ भी था, और वो था ओवर कॉन्फिडेंस। 2023 के पंचायत के इलेक्शन में एक बार डेटा देखो तुम। टीएमसी ने 34,694 सीट्स जीती और बीजेपी सिर्फ 9,656 पर थी। सबको लगा गेम ओवर। 2024 के लोकसभा में टीएमसी ने बीजेपी को 28-12 से हरा दिया। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2026 के इस असेंबली इलेक्शन में ममता बनर्जी 180 वर्सेस 105 से हार रही है। एक्सपर्ट शॉक में है क्योंकि उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को मिसकैलकुलेट किया। उन्होंने सोचा तमिलनाडु की तरह बंगाल भी दिल्ली को रिजेक्ट कर देगा, लेकिन उन्होंने सामने वाले के डेटा इंजीनियर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। बीजेपी ने इस बार इमोशन पर नहीं, हार्डकोर सिस्टमैटिक एल्गोरिथम पर खेला है। अब आते हैं उस ब्रूटल नंगा सच पर जो टीवी डिबेट्स में छुपाया जा रहा है। इस जीत के पीछे दो सबसे बड़े वेपन हैं। पहला, द एसआईआर फॉर्मूला। योगेंद्र यादव जैसे एनालिस्ट चिल्ला रहे हैं कि ये क्या हो गया। मैं बताता हूं क्या हुआ। एसआईआर का मतलब समझ लो, वोटर लिस्ट की ऐसी कटेशन जहां सिर्फ वोटर नेता को नहीं चुनता, बल्कि नेता यहां ये डिसाइड कर सकता है कि कौन सा वोटर बूथ तक जाए ही ना। डेटा कहता है कि करीब 27 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए। रीजन क्या दिया गया पता है? स्पेलिंग मिस्टेक, एनआरसी या इलीगल इन्फर्टेशन का डाउट। पर सोचो, जब मार्जिन ऑफ विक्ट्री कुछ हजार वोट्स का होता है तो 27 लाख का सिस्टम से वाइप आउट होना एक कैलकुलेटेड करप्शन ले ऑफ की तरह नहीं लगता। दूसरा वेपन देखो, द पैरालाइजिंग फोर्स। 2.5 लाख से ज्यादा सेंट्रल फोर्स की ऐसी हैवी डिप्लॉयमेंट की गई कि टीएमसी का जो ग्राउंड कैडरेट था, जो बूथ मैनेजमेंट और खेला करता था, वो पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया। जब मसल पावर न्यूट्रलाइज हो जाती है तब सिर्फ साइलेंट वोटर बोलते हैं। और इसका रिजल्ट क्या हुआ पता है? डेटा देखो,
बंगाल में करीब 85 सीट्स ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। 2021 में इनमें से 75 सीट्स टीएमसी ने स्वाइप कर की थी, लेकिन आज वहां भी बीजेपी परसेंटेज करा गया है। और सबसे बड़ा सिंबल ब्लो देखो, हिमांजलि सीट से आरजी कर हॉस्पिटल के विक्टिम की मां को टिकट दिया गया और वो वहां से लीड कर रही हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था जिसमें बीजेपी ने सुविधा अधिकारी को आगे करके दीदी को उन्हीं के घर में चेकमेट कर दिया। अब आते हैं अपने कोर टॉपिक पर। इस पॉलिटिकल शिफ्ट का इकोनॉमिक डोमिनो इफेक्ट क्या होगा? क्योंकि बॉस जीतना आसान है, पर अब इस स्टेट का मैसिव डिबेट और स्टैंडर्ड इकोनॉमी बीजेपी के गले में आ गई है। बंगाल कभी इंडिया का इंडस्ट्रियल पावर हाउस था, आज आईटी सेक्टर सॉल्ट लेक तक सीमित हो गया है और मैन्युफैक्चरिंग हब एम्प्टी है। अगर सुविधा अधिकारी चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो उनका सबसे बड़ा चैलेंज होगा ममता को हराना नहीं, बल्कि टाटा और रिलायंस जैसी कॉर्पोरेट को वापस बंगाल में लाना। यूपी और गुजरात की तरह सेंट्रल अब बंगाल में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स पंप करेगा। तुम देखना, अब आने वाले 2 से 3 सालों में हल्दिया पोर्ट और सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास लैंड प्राइसेस और रियल एस्टेट्स बूम करेंगे। अगर तुम एक इन्वेस्टर हो या सप्लाई चेन बिजनेसमैन हो तो ईस्टर्न इंडिया अभी सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनने वाला है। जो कॉर्पोरेट पहले बंगाल में इन्वेस्ट करने से डरता था एक्सोटिज्म के चक्कर में, अब उन्हें डायरेक्टली दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। लेकिन इसका असली इंपैक्ट बंगाल के बाहर है। 2024 में बीजेपी को एक सेटबैक मिला था। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद अब बंगाल जीतकर उन्होंने उस बेंचमार्क को कंप्लीटली इरेज कर दिया है। इंडिया अलायंस के पास अब बचा क्या है पता है? दिल्ली में आप भिखारी हुए हैं, साउथ में डीएमके हारकर शॉक में है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे फेड आउट हो रहे हैं और अब उनकी सबसे बड़ी स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी भी हार गई है। इसका मतलब समझ रहे हो? 2029 के इलेक्शन के लिए अपोजिशन के पास ना पैसा है क्योंकि कोऑपरेटिव फंडिंग ऑलरेडी सूख चुकी है, ना मीडिया स्पेस है और सबसे बड़ी बात, अब कोई मॉडल नहीं बचा है। टीएमसी का मॉडल उनका लास्ट होप था जो अब परमानेंटली ध्वस्त हो चुका है। बीजेपी ने दिखा दिया है उनका एसआईआर फार्मूला और सेंट्रल एजेंसी का कॉम्बो किसी भी ऑर्गेनिक ग्राउंड नेटवर्क को क्रश कर सकता है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? ये जीत सिर्फ हिंदू या मुस्लिम या बंगाला या हिंदी की नहीं हुई। ये जीत एक रूथलेस एफिशिएंसी मशीनरी की है जिसने लॉ, डेटा और फोर्स का परफेक्ट रेशियो यूज करके एक एस्टेब्लिशमेंट को उजाड़ कर फेंका है। बंगाल का 10 साल का इलेक्शन बैटल खत्म हो गया, पर इस बैंकरप्ट स्टेट को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनने का 20 साल का युद्ध आज से शुरू हो गया। क्या बीजेपी यूपी जैसे मिरेकल बंगाल में रिपीट कर पाएंगे या फिर बंगाल का हेवी डेप्ट उन्हें ले डूबेगा? मेरा सवाल तुमसे है, इस गवर्नमेंट चेंज के बाद कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो तुम्हें लगता है बंगाल में सबसे पहले बूम करेगी? रियल एस्टेट या आईटी या लॉजिस्टिक? मुझे कमेंट में एग्जैक्ट डेटा के साथ बताओ, मैं बेस्ट कमेंट को पिन करूंगा।